नमस्कार, जय हिंद साथियों। मां शारदे एकेडमी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है मित्रों। जैसा कि हम सभी 5000 क्वेश्चंस की सीरीज को लेके आए हैं, उस क्रम में आज हम जो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे 75 क्वेश्चन तक हम सब लोग ने कवर कर लिया था। इसके आगे का क्वेश्चंस देखने हैं। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है। मित्रों, कब पृथ्वी सूर्य से अपनी मैक्सिमम दूरी पे होती है? ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 4 जुलाई को कब होती है? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अपने अधिकतम दूरी पर होती है। सूर्य से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पृथ्वी कब होती है? 4 जुलाई को। ठीक है मित्रों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 76 नंबर। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग 365.15 दिन में, या 365.25 दिन में, या 365.50 दिन में, 365.75 दिन में। तो मित्रों, पृथ्वी जो है वह सूर्य के चारों तरफ क्या करती है? परिक्रमा करती है। तो वह परिक्रमा लगभग एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, कितना दिन लगता है मित्रों? तो वो समय लेती है 365.25 दिन। कितना? 365.25 दिन लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में। कितना समय लगता है? 365.25 लगता है मित्रों। साथियों, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट है, रोहिणी है, चंद्रमा है, या मंगल है साथियों। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है, हाँ, पृथ्वी का एक उपग्रह है। उस उपग्रह का नाम क्या है साथियों? तो उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। या तो कहे पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो कौन है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह आपका चंद्रमा है साथियों। कौन है? चंद्रमा है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिन व रात होने का कारण क्या है मित्रों? जैसा कि हम सब देखते हैं, एक समय में दिन होता है, फिर रात होती है। तो इसका कारण क्या है? इसका वजह क्या है मित्रों? दिन और रात होने का कारण जो है वह क्या है? उसका कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, या पृथ्वी की सापेक्ष सूर्य की गति, या पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति। ठीक है, या पृथ्वी के अक्ष का झुकाव के कारण दिन रात होता है, या सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिभ्रमण करना। मित्रों, दिन और रात होने का जो मेन कारण है वह पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है मित्रों। दिन व रात होने का जो कारण है, एक कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। क्या कारण है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना जो दिन रात का कारण है, दिन रात होने का कारण है साथियों। अगला है, सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है। मित्रों, सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी पे आ ही जाता है,
ठीक है, उसका एक अलग टाइम लगता है। लेकिन सूर्य के अलावा जो तारे हैं उन तारों का प्रकाश पृथ्वी पे कब तक पहुंचता है या कितने समय में पहुंचता है? 4.2 सेकंड में, 42 सेकंड में, 4.2 वर्ष में या 42 वर्ष में साथियों। तो ये जो पहुंचता है यह 4.2 वर्ष में पहुंचता है मित्रों। सूर्य के अलावा जो अन्य तारे हैं, जो सूर्य के अलावा जो अतिरिक्त निकटतम सितारे हैं, उनके प्रकाश पृथ्वी तक कब पहुंचता है? 4.2 वर्ष में पहुंचता है मित्रों। कब तक? 4.4.2 वर्ष में पहुंचता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है साथियों? ये एग्जैक्ट नहीं है, औसत है या कह लो आप लगभग है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी मित्रों, क्या बात कही जा रही है? सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग कितनी है साथियों? सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है लगभग वह कितनी है? 107.7 मिलियन किलोमीटर या 142.7 मिलियन किलोमीटर, 146.7 मिलियन किलोमीटर या 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो मित्रों ये दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है साथियों? सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वह लगभग कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। कितना है? 149.6 मिलियन किलोमीटर में है। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। साथियों अगला है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? दिन और रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है, तो दिन रात जो हो रहा है मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? एक चक्कर लगाती है। मान लो घूर्णन जो करती है पृथ्वी, अपना एक घूर्णन सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो एक घूर्णन को पूरा करने में कह रहे हैं कितना समय लगता है? 24 घंटा मित्रों। कितना लगता है? 24 घंटा या 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड या 23 घंटा 30 मिनट या 23 घंटा 10 मिनट 2 सेकंड। तो साथियों जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है पृथ्वी, उसमें जो समय लगता है वो लगता है 23 घंटा। कितना लगता है? 23 घंटे 56 मिनट, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का पूरा टाइम लगता है मित्रों पृथ्वी का अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी अपने अक्ष पर रोटेट करती घूमती है, एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है साथियों? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। कितना लेती है मित्रों? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। साथियों पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है? पृथ्वी का अपने ध्रुवों अक्ष पर घूर्णन करना। ठीक है, तो कह रहे हैं जो पृथ्वी का समय है, दिन और रात का जो समय है वो बराबर होता है। कह रहे हैं पृथ्वी पर दिन और रात की जो अवधि है, अवधि मतलब टाइम, ठीक है, समान होती है। कहां पर होगा? ध्रुवों पर समान होगा या भूमध्य रेखा पर या मकर रेखा पर या कर्क रेखा पर। साथियों कहां पर जो है एक समान होगा? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होगी। कहां पे होगी मित्रों? भूमध्य रेखा पर। कहां पे? भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की जो दिन रात की अवधि है, जो समय है, दिन और रात का टाइम है, वो क्या होगा? एक समान होगा। कहां पे होगा मित्रों? भूमध्य रेखा पर। कहां पे? भूमध्य रेखा पर जो है दिन और रात का समय, दिन और रात की अवधि क्या होगी? बराबर होगी साथियों, एक समान होगी। कहां पे? भूमध्य रेखा पर। अगला है, इक्वानॉक्स का तात्पर्य
क्या है इक्वानॉक्स? इक्वानॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि। इक्वानॉक्स से क्या समझते हैं? इक्वानॉक्स से क्या तात्पर्य है मित्रों? दिन और रात समान अवधि के होते हैं, या रात की अपेक्षा दिन लंबा होता है, या दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटे दिन व सबसे छोटी रात होती है। इक्वानॉक्स से क्या तात्पर्य है मित्रों? इक्वानॉक्स का तात्पर्य है किस तिथि से, किससे तात्पर्य है? इक्वानॉक्स का जो तात्पर्य है वह दिन और रात का जो समान अवधि होती है, दिन और रात की समान अवधि से तात्पर्य है इक्वानॉक्स का। ये दिन और रात की जो समान अवधि होती है कहाँ पे होती है मित्रों? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे? भूमध्य रेखा पर समान अवधि होती है। कह रहे हैं इक्वानॉक्स से क्या तात्पर्य है? इक्वानॉक्स से तात्पर्य है दिन और रात का समान अवधि। दिन और रात समान अवधि के होते हैं मित्रों। कह रहे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध के जस्ट अपोजिट में। तो कह रहे दक्षिणी गोलार्ध में जो सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है, या फिर आपका 23 सितंबर को, या 21 मार्च को। सबसे लंबे दिन की बात कर रहे हैं, वो भी दक्षिणी गोलार्ध में बात कही जा रही है मित्रों। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में नहीं। कहां पे बात कही जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध में। किसकी बात? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? जब हमारे यहाँ सबसे छोटा होगा। तो हमारे यहाँ जब सबसे छोटा होता है तो वहां सबसे बड़ा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। कह रहे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होगा? सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। कब होगा मित्रों? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन कब होता है मित्रों? सबसे लंबा दिन कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में नहीं। कहां? दक्षिणी गोलार्ध में। कहां पे भाई? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में पूछ रहे हैं सबसे लंबा दिन कब होगा? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होगा जब हमारे यहां सबसे छोटा दिन होगा उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होता है वो 22 दिसंबर को। कब होता है? सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन की बात कही जा रही साथियों, वो होती है 22 दिसंबर। कब? 22 दिसंबर को। मित्रों अगला है भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो 90 डिग्री है, 22.5 है, 0 डिग्री है, 66.5 डिग्री है। कितना झुकाव है मित्रों? भू अक्ष पर जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री का। कितना है? भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो कितना है? भू कक्ष तल पर भू अक्ष का जो झुकाव है वो 66.5 डिग्री है। कितना है? 66.5 डिग्री है मित्रों झुकाव। अगला है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी का भी कोई उपग्रह है क्या? हाँ, पृथ्वी का भी उपग्रह है। क्या मित्रों? पृथ्वी का कोई उपग्रह है? हाँ, पृथ्वी का उपग्रह है। तो कह रहे पृथ्वी के जो उपग्रह हैं तो उनकी संख्या कितनी है मित्रों? 0 है, 1 है, 2 है, 8 है। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है मित्रों? तो पृथ्वी के जो उपग्रह है, पृथ्वी का जो उपग्रह है वो है आपका 1 है। कहते हैं पृथ्वी का उपग्रह की संख्या कितनी है मित्रों? पृथ्वी के उपग्रह की संख्या कितनी है? 1 है साथियों। कितना है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या। क्या बात हो रही है? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? पृथ्वी के जो उपग्रह हैं उनकी संख्या 1 है। पृथ्वी का भी उपग्रह है क्या? हाँ, पृथ्वी का उपग्रह है। कितने उपग्रह हैं? 1 उपग्रह। कितना? 1 उपग्रह है मित्रों। अगला है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है।
क्या है? 21 जून को दिन का प्रकाश क्या उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है? 21 जून की बात कही जा रही है। 21 जून को कब की बात हो रही है? 21 जून कब की बात हो रही मित्रों? 21 जून को जो है, 21 जून को जो दिन का प्रकाश है वह क्या उत्तरीय ध्रुव पर दिखाई देता है? हाँ, 21 जून में दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है। क्या? कितने समय के लिए? 0 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए, 18 घंटे के लिए या 24 घंटे के लिए? मित्रों, 21 जून को दिन का प्रकाश जो है वह उत्तरीय ध्रुव पर दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है मित्रों। कितने समय के लिए दिखाई देता है दिन का प्रकाश उत्तरीय ध्रुव पर? 21 जून को 24 घंटे के लिए। कितना? 24 घंटे के लिए दिखाई देता है साथियों। 24 घंटे के लिए 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरीय ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरीय ध्रुव पर प्रकाश कितने? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरीय ध्रुव पर दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर कितने समय के लिए दिखाई देता है मित्रों? उत्तरी ध्रुव पर 21 जून को 24 घंटे के लिए दिखाई देता है। कितने? 24 घंटे के लिए मित्रों, 24 घंटे के लिए। अगला है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह। अच्छा, पृथ्वी के पास का जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह कौन सा ग्रह है मित्रों? बुध है, शुक्र है, बृहस्पति है, मंगल है। पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो ग्रह है वह कौन ग्रह है साथियों? तो पृथ्वी के सबसे नजदीक का ग्रह है, सबसे निकट का ग्रह है, उस ग्रह का नाम क्या है? शुक्र ग्रह है मित्रों। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह ऐसा एक ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। पृथ्वी के सबसे निकट का, सबसे नजदीक के ग्रह की बात की जा रही है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित कौन सा ग्रह है? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह जो है वह शुक्र है साथियों। कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकट का स्थित ग्रह शुक्र ग्रह है मित्रों। कौन सा है? शुक्र ग्रह है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है मित्रों? पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह आपका शुक्र हुआ। अगला है दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए, हाँ, तो ग्रहों की जो स्थिति है तीसरा क्रम में कौन आता है? बुध है, शुक्र है, या फिर आपका पृथ्वी है, या मंगल है मित्रों। तो कौन सा ग्रह है? हाँ, दूरी की दृष्टि से तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह आता है? पृथ्वी आती है मित्रों। कौन सा है? दूरी की दृष्टि से, दूरी की दृष्टि से जो सारे ग्रह हैं उनको अगर दूरी की दृष्टि से देखा जाए तो तीसरे क्रम का जो ग्रह है वह कौन सा ग्रह है? वह पृथ्वी है। तीसरे क्रम में दूरी के हिसाब से तीसरे स्थान पे आती है पृथ्वी। अगला है पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है साथियों? हम पहले ये क्वेश्चंस देख चुके हैं मित्रों। कह रहे पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर, पृथ्वी जो परिक्रमा करती है अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष पर, जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रही है उसके द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है मित्रों? तो पृथ्वी जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री। कितना मित्रों? अभी हम इसके पहले क्वेश्चंस देख चुके हैं। पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष तल पर, अपने कक्षा तल में कितने अंश का कोण बनाती है साथियों? 66.5। कितना? 66
66.5 अंश का। कितना कोण बनाती है? 66.5 अंश का कोण बनाती है। निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? अच्छा, अगला है कि जो ये तिथि हमको दिखाई दे रही है वह कौन सी तिथि है? कौन सी तिथि है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती? सूर्य की किरण जो आ रही है वह कौन सी तारीख होती है विषुवत रेखा पर? कहां पे? विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें हमको सीधा पड़ती हुई दिखाई देती हैं। मित्रों, कह रहे निम्न में से किन तिथि को सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हुई दिखाई देती है? क्या विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण वर्ष भर हमें सीधा दिखाई पड़ती हैं, या 21 मार्च को सिर्फ दिखाई पड़ती है, या 23 सितंबर को, या फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को? तो मित्रों, सूर्य की किरण हमें विषुवत रेखा पर कब सीधी पड़ती हुई दिखाई देती है साथियों? तो सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हुई दिखाई देती है हमें कब देती है साथियों? 21 मार्च और 23 सितंबर को। कब देती है? 21 मार्च और कब देखती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। मित्रों, 21 मार्च और 23 सितंबर 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा वर्टिकल पड़ती हुई हमको दिखाई देती हैं। वह कौन सी तिथि है? वह कौन सा डेट है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती हुई दिखाई देती हैं साथियों? तो वह डेट है आपका क्या है? 21 मार्च है। क्या है? 21 मार्च है। और भी कोई डेट है क्या? हाँ, और भी डेट है 21 मार्च को और आपके 23 सितंबर। क्या है? 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं विषुवत रेखा पर सीधा मींस वर्टिकल हमको दिखाई पड़ती हुई दिखाई देती हैं। मतलब वो सीधा रेखा विषुवत रेखा पर पड़ रही है सूर्य की किरण। वो कब बेटा कब दिखाई देती है? वो आपकी 21 मार्च को और 31 सितंबर को। 21 मार्च को तथा 23 सितंबर को हमको सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती हुई दिखाई देती है साथियों। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? क्या कह रहे हैं? वह कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा का नाम। कह रहे हैं कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारे का नाम बताइए। क्या वह ध्रुव तारा है, या अल्फा सेंचुरी है, या सूर्य है, या लुब्धक है? कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक में स्थित है मित्रों? तो सबसे नजदीक का जो तारा है वह आपका पृथ्वी के नजदीक का तारा कौन सा है मित्रों? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा इसमें सूर्य है मित्रों। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है साथियों? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा कौन है मित्रों? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का जो तारा है उसी का नाम आपका सूर्य है मित्रों। क्या है? सूर्य है। सूर्य क्या है? पृथ्वी के सबसे नजदीक का या सर्वाधिक नजदीक का एक तारा है साथियों। क्या है? सबसे नजदीक का या सर्वाधिक समीप का एक तारा है। कौन? सूर्य। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा कौन है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप का तारा आपका सूर्य है साथियों। यहाँ पे कौन है? सूर्य है। अगला है
या किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? बहुत सही मित्रों, यह किसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी क्या करती है? घूमती है। हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है, केंद्र है, बल्कि पृथ्वी क्या करती है? उसका चक्कर लगाती है। पृथ्वी क्या करती है? रोटेट करती है। इसको सबसे पहले बताने वाले कौन महानुभाव थे? न्यूटन साहब थे, गैलीलियो साहब थे, पाणिनि जी थे, या कोपरनिकस साहब थे? वो कौन थे मित्रों जिन्होंने सबसे पहले बताया कि हमारे सौरमंडल का, क्या बताया? सूर्य जो है हमारे सौरमंडल का केंद्र बिंदु है। मित्रों, सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या करती है? पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। मित्रों, यह सबसे पहले किसने बताया था साथियों? तो यह सबसे पहले जिन्होंने प्रतिपादित किया, जिन्होंने बताया, उन्हीं का नाम कोपरनिकस है। मित्रों, क्या किसने बताया? कोपरनिकस साहब ने बताया। क्या बताया कोपरनिकस साहब ने? कि हमारे सौरमंडल का जो सूर्य है वह केंद्र है और पृथ्वी उसकी क्या करती है मित्रों? पृथ्वी परिक्रमा करती है। हमारे सौरमंडल का केंद्र कौन है? सूर्य है। और उस सूर्य का परिक्रमा कौन करता है? पृथ्वी करती है। यह सबसे पहले किसने बताया मित्रों? किसने प्रतिपादित किया मित्रों? तो कोपरनिकस साहब ने बताया। हमारे सौरमंडल का सूर्य जो है केंद्र है, बल्कि पृथ्वी उसका क्या करती है? परिक्रमा करती है। यह सबसे पहले बताने वाले जो महानुभाव थे वह आपके कोपरनिकस साहब थे। मित्रों, कौन? कोपरनिकस साहब ने बताया। ठीक है मित्रों, अगला है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहां पे पड़ती हैं? अच्छा, कह रहे जब दिन और रात का टाइम दोनों बराबर होता है। क्या होता है? दिन और रात का टाइम क्या है? बराबर है। ठीक, दिन और रात का टाइम अगर बराबर हो रहा है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधा पड़ती हैं। क्या होगा? जब भाई सूर्य की किरणें अगर सीधा पड़ेंगी तो सूर्य की किरणें जब सीधा पड़ेंगी तो इधर दिन है, इधर क्या है? दिन है, और इधर रात है। तो जब दिन और रात बराबर हो रहे हैं तो ये सूर्य की किरणें कहां पे पड़ती हैं? कि जो सीधा कहां पे पड़ती हैं? क्या उत्तरी ध्रुव पर पड़ती हैं, या भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं, या दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती हैं, या कर्क रेखा पर पड़ती है? मित्रों, तो कहां पे पड़ती हैं? जो दिन और रात बराबर अवधि के होते हैं साथियों, तो ये आप जान लीजिए भूमध्य रेखा पर। कहां पे? भूमध्य रेखा पर। कहां पे? जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधा पड़ती हो, जब दिन और रात की अवधि बराबर हो तो सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। सूर्य की किरणें जब सीधा पड़ती हैं भूमध्य रेखा पर तो दिन और रात का टाइम क्या होता है? बराबर होता है साथियों। दिन और रात का टाइम बराबर कब होता है? दिन और रात का समय बराबर होता है, दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। यही क्वेश्चंस को घुमा के कह रहा है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो क्या सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं? हाँ भाई, सूर्य की किरणें सीधा पड़ती हैं। कहां पे सीधा पड़ती हैं? जो दिन और रात की अवधि बराबर होती है साथियों, वो जो पड़ता है आपके भूमध्य रेखा पर पड़ता है। कहां पे? भूमध्य रेखा पर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, जिससे दिन और रात की अवधि बराबर बराबर होती है, या बराबर होती है साथियों। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से, क्या कह रहा है? यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए। क्या कह रहे हैं? यदि पृथ्वी, अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो क्या आसमान का रंग कैसा होगा? अच्छा भैया, कह रहे हैं यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वो जो वायुमंडल, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो वायुमंडल दिखाई दे रही है, क्या उस वायुमंडल को मैं हटा दूं?
वायुमंडल को हटा हुआ मान लूं तो क्या आसमान का रंग हमको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा, या सफेद दिखाई देगा, या काला दिखाई देगा? मित्रों, यदि वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाएगा तो आकाश का जो रंग हो, आसमान का जो रंग होगा वह मुझे प्रतीत होगा या वह मुझे दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? मित्रों, क्या क्वेश्चंस कह रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यदि कह रहे हैं पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच, जो अंतरिक्ष देख पा रहे हैं हम, पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच में जो वायुमंडल दिखाई दे रही है उस वायुमंडल को हटा दिया जाए, या ऐसा मैं मान लूं यदि वायुमंडल वहां से हटा दिया गया है तो जो हमें आसमान का रंग दिखाई पड़ेगा, आसमान का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के जो वायुमंडल है उस वायुमंडल को यदि हटा दिया जाएगा साथियों, तो जो वायुमंडल हटाने के बाद हमें आसमान कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखेगा मित्रों? तो काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? यदि वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए या हटा दिया जाए तो कैसा दिखेगा आसमान? काला दिखेगा साथियों। पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच के वायुमंडल को हटा देने के बाद आसमान कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। कैसा दिखेगा? काला दिखेगा मित्रों। या लाल नीला सफेद कुछ नहीं भैया, काला दिखेगा। अगला है पृथ्वी की परिधि कितनी है मित्रों? पृथ्वी की परिधि पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? पृथ्वी की परिधि पूछ रहे हैं। वो कितनी है? 35,000 किलोमीटर है, या आपका 40,075 किलोमीटर, या 45,000, या 47,050 किलोमीटर? कितना है मित्रों? तो पृथ्वी की परिधि परिधि पूछ रहे हैं। परिधि कितना है पृथ्वी की? पृथ्वी की परिधि जो आपकी है 40,075 किलोमीटर। कितना है मित्रों? 40,075 किलोमीटर है पृथ्वी की परिधि। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? वह कौन सा डेट है उत्तरी गोलार्ध का? कौन सा? किस गोलार्ध की? दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं की जा रही है, किस तिथि की करें? वह कौन सी तिथि है दक्षिणी गोलार्ध में, सॉरी उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है मित्रों? कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में। कहां? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन या सबसे बड़ा दिन कब होता भाई? 21 जून को, 22 दिसंबर, 23 सितंबर, या 21 मार्च को? कब होता है मित्रों? हाँ, 21 जून को क्या होता है? 21 जून को आपका सबसे लंबा दिन, सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है साथियों? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 21 जून को। कहां की बात की जा रही है? दक्षिणी गोलार्ध की बात कही जा रही क्या? नहीं साथियों, आपके उत्तरी गोलार्ध में, जहां हम भारत के लोग रह रहे हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में मित्रों सबसे लंबा दिन कब होता है? वह 21 जून है। 21 जून को एक उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला है मित्रों, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन आपका 21 जून है। हाँ, और सबसे छोटा दिन की बात कर रहे हैं, सबसे लंबा 21 जून है। यहाँ 21 जून लिखा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे, क्या पूछ रहा है? सबसे छोटा दिन। लंबा नहीं पूछ रहा है, सबसे बड़ा नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सबसे छोटा दिन। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन की बात की रही। यदि लंबे दिन की उत्तरी गोलार्ध में पूछा जाएगा मित्रों तो आपका आएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, सबसे बड़ा दिन होता है वह 21 जून को होता है। लेकिन सबसे छोटे की बात की जा रही है, क्या 21 मार्च को सबसे छोटा होता है, या 23 सितंबर को होता है, या 22 दिसंबर के होता है? मित्रों, सबसे छोटा दिन जो होता है आपका वह 22 दिसंबर का। 22 दिसंबर को क्या है मित्रों? 22 दिसंबर को आपके उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध की। उत्तरी गोलार्ध में क्या है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। और सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। कहां पे?
दक्षिणी में नहीं मित्रों, उत्तरी गोलार्ध में। कहां पे? उत्तरी गोलार्ध में जो है 21 जून को सबसे बड़ा व सबसे लंबा दिन होता है। और जबकि अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन पूछा जाए, सबसे छोटा दिन कब होता है, तो आपका 22 दिसंबर है। यदि 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। क्या होगा? सबसे बड़ा दिन का 22 दिसंबर क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। और सबसे छोटा हमारा उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन क्या है? ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। कहां की बात कर रहे हैं? पोल पर। हाँ, पोल पर ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। 3 माह होती है, हाँ, 6 माह होती है, 9 माह होती है, 12 माह होती है। ध्रुवों पर जो है दिन की अवधि जो होती है, ध्रुवों पर 6 महीने दिन, 6 महीने रात, मतलब 6 माह का होता है मित्रों। ध्रुवों पर जो दिन की अवधि हो, ध्रुवों पर जो दिन की अवधि होती है, कहां की बात कर रहे हैं? पोल पे पूछ रहे हैं। पोल पर। कहां? पोल पर या ध्रुवों पर। ध्रुवों पर जो होती है दिन की अवधि होती है, वो कितनी होती है मित्रों? 6 महीने की होती है। कितना? 6 महीने का दिन की अवधि होती है। कहां पे होती है? ध्रुवों पर होती है मित्रों, या तो पोल पर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है साथियों? कह रहा निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? साथियों, कह रहे हैं कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, बृहस्पति, मंगल, पृथ्वी और बुध, ये ग्रह जो दिखाई दे रहे हैं, इन ग्रहों में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक होता है? किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है मित्रों? जो औसत घनत्व होता है सबसे ज्यादा किसका होता है? पृथ्वी का, हाँ, बृहस्पति का, मंगल का, पृथ्वी का, बुध का। औसत घनत्व ग्रहों के सबसे छोटा ग्रह कौन है मित्रों? हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह आपका बुध है। यदि बुध सबसे छोटा है, तो उसकी जो डेंसिटी घनत्व की बात कर रहे हैं, वो भी सबसे ज्यादा इसी में है। डेंसिटी क्या है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? औसत घनत्व सबसे छोटे वाले ग्रह का। और सबसे छोटा ग्रह कौन है सौरमंडल का? वह आपका बुध ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। और इसका औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। क्या है? औसत घनत्व सबसे अधिक होता है। औसत घनत्व सबसे अधिक किसका होता है? छोटे वाले ग्रह का, जिसका नाम बुध है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, और इसी का औसत घनत्व सबसे अधिक है मित्रों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आज की क्लास यहीं तक मित्रों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।